नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश में नवीन तैयारी और बदलाव की बात। तो जैसे आसार, अनुमान और संभावनाएं थीं कि जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है, मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं और जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब विस्तार पाएंगे। अब बीजेपी के नए बॉस प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नितिन नवीन जी सेट होने की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि आप जब किसी महत्वपूर्ण पद पर आते हैं तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो बधाई, शुभकामनाएं ये स्वीकार करने में जाता है। और अब जबकि गंभीर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया होगा और प्रदेश अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी रूल्ड स्टेट के अपनी सूची और अपनी लिस्ट दिल्ली पहुंचा चुके हैं, तो अब हरी झंडी का इंतज़ार है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जल्दी मध्य प्रदेश में राजनीतिक आकांक्षाओं की फुलफ़िल करने वाली जो पोस्टिंग्स हैं वो होंगी। और इसी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी को उस रोड मैप पर भी आगे बढ़ना है, जो रोड मैप उसे अगले चुनाव की तरफ और उसकी तैयारी और फिर सफलता के दावे की तरफ ले जाता है। इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कह रहे थे कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे फिर मध्य प्रदेश में कुछ नए परिवर्तन। पूरा देश परिवर्तन दौर से निकलेगा और भाजपा कायाकल्प करना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए भाजपा की गति दुनिया की बाकी पार्टियों से अलग हटती है। मोहन जी भी कायाकल्प करने वाले हैं। नहीं, मैं तो क्या करूं, मैं पार्टी के नेतृत्व जो चाहेगा वो जरूर करेंगे। सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। उनके बयान के बाद सियासी हलकों में वही सवाल एक बार फिर तेजी से उठ रहा है, क्या अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बदलाव की बारी है? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम के ऐलान के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों के आसार और मजबूत होते दिख रहे हैं। दरअसल मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद सभी विभागों की अलग अलग रिपोर्ट तैयार की गई। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ विभागों में बदलाव और कुछ चेहरों की छुट्टी भी संभव मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो एसआईआर में परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आधार बनेगी। किस मंत्री के क्षेत्र में कितना काम हुआ, किस विभाग की रफ्तार कैसी रही, इन सब का असेसमेंट किया गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मंत्रिमंडल और नियुक्तियों का फैसला पूरी तरह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक्सरसाइज पहले से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के तमाम नेताओं ने मिलकर के उस पर जो विचार किया है उसकी भी घोषणा जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि ये सब स्तर पर विचार करने के बाद, विचार विनिमय के बाद जो नाम फाइनल होते हैं वही नाम आएंगे, तो जल्दी हो जाएगा। बीजेपी जहां काम को और रफ्तार देने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सत्ता और संगठन के दबाव से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस का दावा है कि बदलाव प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है। और जो नियुक्तियां हैं वो 2 साल से इनकी अटकलें लगाई जा रही, लेकिन वो नियुक्तियां कर पाने में सरकार सफल नहीं हुई है। और अब अगर नियुक्तियां होती हैं तो इन पर विराम लगेगा, वो नहीं होती हैं तो फिर से जो है कार्यकर्ताओं को चाशनी चटाने का काम साल 6 महीने और चलेगा, लेकिन अंततः ये करनी पड़ेगी और नगर पालिका, नगर निगम चुनाव के पहले करनी ही पड़ेगी। फिलहाल नजरें बजट सत्र के बाद होने वाली सत्ता और संगठन की बैठकों पर टिकी है। सवाल ये नहीं है कि फेरबदल होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो किसे मौका मिलेगा और किसकी छुट्टी होगी। फिलहाल एमपी में नवीन तैयारी के साथ बदलाव की चर्चा जारी है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। शायद बद्र साहब का ये शेर है और ये आप इस संसार के 99% लोगों से बात करेंगे, शायद 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि ना हमने इंतज़ार किया ना आरजू की, और वो या तो सन्यासी होंगे या भगवान जाने क्या होंगे जो ये बात कहते हैं। नहीं तो आरजू और इंतज़ार मनुष्य का बस इतना सा फ़लसफ़ा। इसी पे जिगर मुरादाबादी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आरजू में मिट गए ज़िंदगी को क्या मिला, आरजू में मिट गए ज़िंदगी को क्या मिला, दर्द की सौगात मिली और कुछ ना मिला। तो राजनीति का फ़लसफ़ा तो इन दोनों ही शेरों पर एकदम परफेक्ट बैठता है कि साहब दर्द की सौगात मिली
और कुछ न मिला। और इंतज़ार के बाद अगर दर्द की सौगात ईश्वर न करे, हमारी शुभकामनाएं हैं तमाम उन एस्पिरेंट्स को जो चाहते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में उनके नाम को प्रमुखता से स्थान मिले। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन का संतुलन बदलेगा? मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनके सियासी भविष्य का फैसला करेगी, क्योंकि इसकी चर्चा बड़े लंबे समय से है कि क्या गुजरात मॉडल, क्या कुछ बड़े मंत्री बदले जाएंगे, तमाम बातें होती हैं। क्या कैबिनेट के साथ ही निगम मंडल की नियुक्तियां और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, एडवाइज़र और ये सब तमाम चीज़ें, इनका भी रास्ता साफ होगा? जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ मनोज सैनी है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो साथ रहेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। अब मनोज, मुख्यमंत्री जी जिस तरह कह रहे थे, हालांकि वो उनका एक जाहिर है, जब नया कैप्टन आया है तो बहुत कुछ बदलेगा, अपने हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, पार्टी संगठन के हिसाब से उनकी ख़ासतौर से जो उनका एज ग्रुप है उसके हिसाब से कुछ मैचिंग मिलाई जाएगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अब ये राइट टाइम है कि अब मध्य प्रदेश में भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम वो राजनीतिक नियुक्तियां निगम मंडल की, कैबिनेट विस्तार की और एल्डरमैन की, ये जो तमाम चीज़ें एडवाइज़र की, ये सब अब सामने आएंगी धीरे धीरे। मुझे लग रहा है, देखिए शरद जी, सभी लोग कह रहे थे, लेकिन हम इसके बहुत पक्ष में नहीं थे कि इतना जल्दी हो जाएगा। लोग कह रहे थे, मैं लगातार ये कहता रहा कि नहीं अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, और आप देखिए देखते देखते जनवरी निकलने जा रही, और यही हमें लगता था, जो अपने सूत्र कहते थे कि जनवरी के बाद कहीं, क्योंकि अब जनवरी की बात की जा रही थी, लेकिन वो जी बहुत स्पष्ट था कि नहीं होगा, पर ठीक है, खबरें थी ऐसी कि होगा। पर अब ऐसे संकेत इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि एक तो ये कि शुरुआत से सत्ता और संगठन के दोनों मुखिया ये कहते रहे कि जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ताजपोशी हो जाए, उसके बाद फिर चीज़ें दिखाई देंगी। तो अब सब कुछ हो गया। और उम्र के लिहाज से भी आप देखेंगे तो 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जाहिर है कि नयापन दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी में। तो उस पर तैयारियां लंबे समय से चल रही है, लेकिन जो तैयारियां हुई है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें। एक तो संगठन में किसने बेहतर काम किया है, SIR का भी काम हुआ तो उसमें किस तरह की रिपोर्ट सामने आई। अभी तो आपने देखा था कि महेंद्र सिंह जो प्रभारी है, उन्होंने भी कहा था कि और बेहतर हमें किया जा सकता था इस पर। तो उन सब चीज़ों की रिपोर्ट तैयार हुई है, और बीच में एक दो बार प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी बैठे भी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब सूचियां लगभग तैयारी की तरफ है। तो उसमें कुछ की छुट्टी भी हो सकती है, मंत्रिमंडल विस्तार भी इसलिए होना है क्योंकि 2 साल पूरे हो गए सरकार के, और सरकार चाहेगी कि आगामी 2028 की तैयारी को लेकर बड़ी तेजी से काम किया जाए। इसीलिए सड़क पर बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। आप 2 दिन से उज्जैन में थे, उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें करते हुए दिखाई दिए, तो उसका असर निश्चित रूप से दिखाई देगा। और जब हमारी उनसे बंसल न्यूज़ की बात हो रही थी दिल्ली में, तो मुझे ऐसा लग रहा था बात ही बात में कि हाँ, एक निश्चित रूप से सारी चीज़ें बदलेंगी। तो अब क्या क्या बदलेगा ये तो वो दोनों ही समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र कहते हैं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसमें नई नियुक्तियां भी होंगी, वो काम के आधार पर होंगी, और जो रिपोर्ट आई है परफॉर्मेंस की, वो एक बड़ा मुद्दा बनना जा रहा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मसले सामने आए हैं, तो उसका असर भी उस मंत्रिमंडल विस्तार पर दिखाई दे सकता है। जी, लेकिन हम बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं कि खुशियों की सौगात मिले और जो आकांक्षी हैं उनका मन प्रसन्नता से भर जाए। सबको तो खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है उन युवा नेताओं को, जिनमें मैं सिसोदिया जी को भी शामिल करूंगा, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पद के आकांक्षी भले ही ना हो, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी इस स्तर की मिलती है तो आपका हौसला बढ़ता है और आपका नहीं बढ़ता। जैसे 45 साल के नितिन नवीन जी की वजह से न जाने कितने 40 से 50 के बीच के कार्यकर्ताओं का इस समय मनोबल बहुत ऊंचा होगा कि हम भी हो सकते हैं। तो ये एक संभावना जो है, उम्मीद बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बीरबल की खिचड़ी की कहानी तो इसी का एग्जाम्पल भी है कि दूर कहीं एक रोशनी दिख रही है, वो भी खिचड़ी तैयार कर सकती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। गौतम साहब, कैसे देखते हैं? मसला बीजेपी का है, उनका इंटरनल पार्ट है ये कि वो कब करते हैं, कैसे करते हैं। कैबिनेट की बात करें, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करें, एल्डरमैन की बात करें और नियुक्तियों की बात करें, लेकिन जाहिर है आपकी अचूक और पैनी निगाह लगातार इन सब चीज़ों पर बनी रहती। क्या कहेंगे?
देखिए, वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और कांग्रेस को तो इससे कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस संदर्भ में इसको नई प्रक्रिया को जोड़कर देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उसके बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो मैं समझता हूं कि नितिन नवीन जी को तो उसी प्रक्रिया के तहत चुना गया जिस प्रक्रिया के तहत हमारे मोहन यादव जी को चुना गया, भजन लाल शर्मा जी को चुना गया है, यानी कि पर्ची वाले चुनाव किए गए हैं। तो पर्ची वाले चुनाव में ना राजपाल सिसोदिया जी वोट डाल पाए उनको, ना मोहन यादव जी वोट डाल पाए हैं। दो ही लोगों ने जो तय किया है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। तो अब उनकी प्रक्रिया का इससे क्या संबंध है, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि तय तो केवल दो ही लोग करते हैं इस पार्टी में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो। तो ये तो पहले भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से 2 साल बीत गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार बनने को और अभी तक जो है निगम मंडल या मंत्रिमंडल विस्तार की बातें लगातार होती रही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को मायूस होना पड़ता है। तो मैं राज्यपाल सिसोदिया जी को अग्रिम शुभकामना भी देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो उन्हें भी कोई स्थान मिले और लंबे समय से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी लंबी जो इंतजार की प्रक्रिया है वो समाप्त हो और नियुक्तियां होना चाहिए, इसमें कहाँ कुछ गलत है। लेकिन मैं कहता हूं इसका नितिन नवीन जी की नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी पर्ची वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में तो बिल्कुल सटीक टिप्पणी की है कि उन्होंने तो आपको बॉस कह दिया, लेकिन कभी आप ये मानने की गलती मत कर लेना कि आप बॉस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें किनके हाथ में, वो जब चाहेंगे तब होगी नियुक्तियां। आप पर्ची वाली बात कह रहे थे, आपका अधिकार है बिल्कुल, एक विपक्ष, सजग विपक्ष के नाते। लेकिन आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी को पर्चा ही नहीं भरने का मौका मिला। सब प्रस्तावक और सारे लोग सब तैयार थे। नहीं, उसमें पर्चा भरने की शरत जी देखिए, उसमें साफ साफ चुनाव हुए थे शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, और दिग्विजय सिंह जी ने पर्चा वापस लिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, यदि खड़गे जी, उसमें किसी ने उन्हें रोका नहीं था। तो हमारे वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के अधिक मजबूत दिखाई देती है। अधिक मजबूत है सिसोदिया साहब, ऐसा दावा है गौतम जी का। आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी बैठे हैं उज्जैन से इंदौर में, और उनका कहना है आपके यहाँ प्रक्रिया जटिल है। हमारे यहाँ शशि थरूर और मल्लिकार्जुन जी के बीच में फाइट हुई, दिग्विजय सिंह जी ने जो भी कारण रहे वो पर्चा वापस लिया, हम एक खुली पार्टी हैं, ये भी उनका दावा है, और आपके यहाँ सब कुछ बंद है, ऐसा उनका आरोप है। जी ठीक है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि वो शुभेच्छा भी रखते हैं मेरे प्रति भी। अभी इंतजार का भी कुछ बात किए रहते हैं। आपने भी बड़ा अच्छा एक शेर सुना के बात को शुरू किया था धन्यवाद। आरजू और इंतजार, जी जी जी, और उसमें क्या या तो सन्यासी होंगे या क्या करके प्रश्न भी छोड़ा था। जी, तो मैं उस प्रश्न का भी जवाब देना चाहता हूँ कि वो क्या में हमारे कार्यकर्ता है जिनको ना आरजू है ना इंतजार है, वो संगठन के विचार के लिए काम करते हैं, नित्य पल प्रतिपल प्रतिक्षण पार्टी के और संगठन के विचार के कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता है, हमारे जैसे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में है, जिनके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर पा रही है सरकारों के माध्यम से। निश्चित तौर पर संगठन पर्व में थे हम पिछले दिनों, और हमारा संगठन पर्व बूथ से लगाकर तो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूर्ण हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि चाहे बूथ की बात हो, चाहे फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक की बात हो, सब जगह सर्वानुमति, सर्वसम्मति और परस्पर सहयोग से, परस्पर समन्वय से जो है इस प्रकार के हमारे अध्यक्ष हो और कार्यकारिणियों का और निर्णय हुआ है, और उस निर्णय को कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, और स्वीकार करके जो हमारे अध्यक्ष बने, चाहे वो फिर बूथ के अध्यक्ष हो, चाहे फिर वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके नेतृत्व में काम करना हमने स्वीकार किया। ये हमारी कार्य पद्धति है, ये हमारी विशिष्ट पार्टी विद डिफरेंट की जो बात है, पार्टी विद डिफरेंस की जो बात है, वो डिफरेंट यही डिफरेंट है, यही अंतर है अन्य राजनीतिक दल और हमारे दल में। हमारी पार्टी परिवार है और बाकी पार्टियां परिवार के द्वारा पोषित पार्टियां हैं, परिवार की लीडरशिप के अंडर में काम करने वाली पार्टियां। मैं कांग्रेस का नहीं कह रहा हूं, जी, और के अंडर में ही सारा काम होने का काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवार है हमारा पार्टी, और बहुत सारे नेता हमारे जो इस काम में लगे हुए हैं। तो जब कोई निर्णय आते हैं तो सर्वानुमति से निर्णय आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजनीतिक नियुक्तियों का जो शासन के अंदर निर्णय लेने वाले हैं, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा, और उस निर्णय में भी सामूहिकता होगी। जैसा कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 2 लोग वहां करते हैं, तो 2 लोग करते हैं, ठीक है, वो दिखते हैं,
पर उसके पीछे कितने लोगों की सहमति होती है, कितने दौर की बैठकें होती है, किस स्तर तक का मंथन होता है, ये कांग्रेस समझ भी नहीं सकती और वो समझ भी नहीं पाएगी। ये हम समझते हैं, हम कार्यकर्ता है, इसलिए हमारे नेतृत्व पे हम विश्वास करते हैं। हमारा नेतृत्व जो करता है वो हर कार्यकर्ता को ध्यान में रख के काम करता है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है, और किसकी क्या भूमिका होगी ये हमारा नेतृत्व तय करता है और सामूहिकता से तय करता है। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता या समस्या नहीं आती है। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में जो कुछ भी होने वाला राजनीतिक नियुक्तियां, वो तो भविष्य में है, भविष्य के गर्भ में मैं आज में कुछ कह भी नहीं सकता उसके बारे में, परंतु वो सब चलिए इतने ही स्मूथ तरीके से हो जाएगा जितना स्मूथ तरीके से माननीय नितिन नवीन जी का और निर्वाचन होने का काम संपन्न हुआ। सिसोदिया जी, यही आपकी पार्टी की सफलता की कुंजी अब तक रही है। चाहे आप पीछे जाएं, पटवा जी से लेके कैलाश जोशी से लेके शिवराज जी, कैलाश जी और तमाम जो बड़े नेता, एक आध दो अपवाद आपको मिल सकते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव से लेकर तमाम वो बड़े चेहरे, इनमें से किसी के परिवार के पास 1000 एकड़ ज़मीन या बहुत प्रभाव वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहा। इन सब लोगों को कुछ चुने हुए संगठन के महत्वपूर्ण लोगों ने पहचाना, तराशा और उनको आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय राजनीति में भी, प्रदेश की राजनीति में भी। ये काम जब तक आपके यहाँ चलता रहेगा कि कुछ कुशल लोग अच्छे और बेहतरीन कार्यकर्ताओं को चुनेंगे, उनको आगे ले जाएंगे, बीजेपी का परचम फहराता रहेगा। क्योंकि आप जितना पीछे जाएंगे, अटल जी से लेकर आडवाणी जी से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक, और कई नाम लिए जा सकते हैं जिनके पीछे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं। मनोज, अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया आरंभ होगी तो क्या होगा? काल्पनिक सवाल है लेकिन सबके मन में है। क्या गोपाल भार्गव आएंगे? आ सकते हैं। क्या भूपेंद्र सिंह आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो क्या कुछ बड़े चेहरे जा सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर ये भी है कि मोहन जी जिस तरह एक टीम मैन है, वो अपनी कोई इच्छा रखते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा समझ भी नहीं आता है कि ये आप इसको रखो, इसको हटाना है, इसको लाना है, इसको ये करना है। राजनीति में हालांकि इस तरह की अटकलबाजियाँ खूब चलती हैं, लेकिन बीजेपी एक बहुत डिफरेंट पार्टी है। अगर ये समझ आ गया कि आप अपनी गोटियाँ सेट कर रहे हैं तो ये बहुत माइनस मार्किंग में चली जाती है ये बात। तो कैसे देखते हैं, कैसे चलेगी प्रक्रिया? देखिए, प्रधानमंत्री जब हम दिल्ली में उसको कवर भी कर रहे थे तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात शरद जी उन्होंने मन से कही थी। मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसे नितिन नवीन अब आपके बॉस कहलाएंगे तो ये मेरे भी बॉस है, तो वो तो ठीक है, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन उसके पीछे एक और संदेश है। मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में ऐसे युवा लेकर आप आए जो किसी परिवार से ना निकले हो, जिनकी नई राजनीति हो। तो मुझे लगता है ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश की जा रही है। तो स्वाभाविक है कि यदि इस तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है तो जिन नाम, आपको नहीं लगता कि इसका एक फार्मूला बनना चाहिए? भाई अगर ठीक है, अगर हम बड़े नाम लें, कैलाश जी की बात कर लें कि उनके पुत्र एक बार के विधायक रह चुके हैं, गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव लाइन मैदान में है ना? इसी तरह आप तमाम बड़े नेताओं की तरफ आप चलेंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात कर लीजिए, आप भूपेंद्र सिंह जी की बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेता। तो फार्मूला तो सेट करिए। आपके पिताजी आप पीछे जाइए, पुत्र जी को आगे आने दीजिए। आप अगर ये कह के कि साहब परिवारवाद नहीं है तो फिर तो ये भी अन्याय है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, तो मंत्री या राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बने? क्योंकि उसने पूरा जीवन तो उसी में देखा, अपने पिता को वहां बढ़ते हुए देखा, तो वो तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें आने वाले दिनों में कुछ हद तक तो दिखाई देंगी। जहां तक आप जिन बड़े नामों का जिक्र कर रहे हैं, तो अब जिस तरह चीजें शरद जी बदल रही है, पर एक चिंता का विषय है, कहीं कुछ रिपोर्टें ऐसी है कि जैसे बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड को जो जिस तरह बीजेपी के साथ देता रहा बुंदेलखंड, उसको बांधा कैसे जाए, उसको अपने पास कैसे रखा जाए। तो हो सकता है कि उनमें से जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको कहीं एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट इसलिए कि कोई और भी पद हो सकता है, और इसीलिए नितिन नवीन के टीम का इंतजार है। नितिन नवीन की टीम जैसे ही आएगी तो आप मध्य प्रदेश के कई चेहरों को आप देखेंगे कि वो उसमें नजर आने वाले, और वो जो चेहरे वहां जाएंगे तो उसकी जगह खाली भी होंगी, जगह भी बनेगी, तो वही सब दिखाई देगा। तो नया पुराना दोनों कम से कम मध्य प्रदेश में तो दिखने वाला है। गौतम जी, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि ये मंच नहीं है आपके लिए या सिसोदिया जी के लिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने का, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी की ये समस्या है। आपकी पार्टी के मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्रदेश स्तर के बड़े पदाधिकारी ने एक बार हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा कि अच्छा काम कर रहा हूँ, 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई दायित्व देने के पहले
पार्टी क्यों ठिठक जाती है नहीं समझ आता है। रक्त में संचारित है कांग्रेस, कहीं और देख नहीं सकता, यहीं जिया हूं यहीं मरूंगा। तो हम लोग भी थोड़ा सिहर जाते हैं कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता जो अपनी जेब से पैसा लगाकर अपनी गाड़ी, अपना फ्यूल, भोपाल आना, प्रदेश में घूमना, और खासतौर से विपक्ष का अगर कार्यकर्ता 20 साल से विपक्ष में झंडा लेके चल रहा है, 22 साल से, तो उसकी पीड़ा तो समझी जानी चाहिए। और विपक्ष में भी ये चीज उतनी ही मौजूद है जितनी सत्ता पक्ष में है। जी देखिए शरद जी, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आप सबको महत्व मिल रहा है, और पीढ़ी परिवर्तन के बाद में जिस तरह से जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक विशाल जन समर्थन दोनों नेताओं के साथ है। अभी पिछले दिनों उमंग सिंगार जी का जन्मदिन गंधवानी में मनाया गया। मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में युवा लोग वहां मौजूद थे। तो इन लोगों की लोकप्रियता कायम है, और जिसने भी आपसे कोई बात शेयर की हो उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक दर्द होता है वास्तव में, अगर कोई बहुत दिनों तक काम करता है और उसको उचित दायित्व तो न मिले तो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चीजें बहुत जल्दी और समाप्त होने वाली, क्योंकि जीतू पटवारी जी व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं कि किसकी क्या क्षमता है, उसके अनुरूप उन्हें क्या रोल मिल सकता है, वो दिया जाएगा। और लेकिन एक छोटा सा हमारी एक मांग रहेगी, राजपाल सिंह सिसोदिया जी चाहे तो अपने पार्टी के आला नेतृत्व को बात पहुंचा सकते हैं, विपक्ष की भी जो चिंताएं हैं उसको आप पहुंचा सकते हैं। वो ये है कि 28 मौतों के लिए इंदौर में जो जिम्मेदार मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनको तो मैं समझता हूं मंत्रिमंडल से तुरंत बाहर किया जाना चाहिए। जनाकांक्षा ये कांग्रेस की मांग है, क्योंकि 28 मौतों का भी के बाद भी अगर कोई मंत्रिमंडल में बने रहेगा, हालांकि हम स्वागत करते हैं इस बात का कि उनको झंडा वंदन के लिए मौका नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अगर उनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया गया तो इंदौर के साथ अन्याय होगा, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। अभी भी मौतों का सिलसिला शरद जी भागीरथपुरा में थमा नहीं है, अभी भी लोग वेंटिलेटर पर मौजूद और 28 मौतें हो चुकी हैं। मैं समझता हूं किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। मुख्यमंत्री चूंकि इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, अगर वो जिम्मेदारी न भी लें तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको तो मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। और यह भी बेहद शर्मनाक रहा कि जिन्होंने हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान किया था, उस व्यक्ति को आज हमने रतलाम में झंडा वंदन करते देखा है। तो हमारी पुरजोर मांग रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कांग्रेस की न सुने, लेकिन प्रदेश की जनाकांक्षा को सुनते हुए इन दोनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तत्काल बाहर करे यदि कोई परिवर्तन होता है तो। कैलाश जी की जहां तक बात है, जो सूचना है कि वो निजी कारणों से उनके परिवार में कोई दुखद घटनाक्रम हुआ है, किसी क्लोज रिलेटिव की मृत्यु हुई है, इसलिए उन्होंने 10 दिन तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग न लेने की ऐसी जानकारी मीडिया से हमारे पास भी है। शरद जी, आप राजनीति को बखूबी समझते हैं। एक दिन का भी इंतजार नहीं किया था नरेंद्र मोदी जी ने उनकी माता जी के देहांत के बाद, और वो तुरंत कार्यों में लग गए थे। तो ये सब राजनीति में जो ढकने के लिए, अपने जो सम्मान को ढकने के लिए, बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, ये उस तरह की बात है। वरना कैलाश विजयवर्गीय जी झंडा वंदन न करते। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा गौतम जी कि आपके समय भी मुल्ताई गोलीकांड हुआ था, और गैस, जो जहरीली गैस कांड है वो भी हुआ था। तो ये इससे आकलन करना कि आप छोड़ दीजिए, ये वैसा ही है कि अगर कोई कैप्टन 4 मैच लगातार हार जाता है तो आप कहिए पद छोड़ दो, होती है मांग। खिलाड़ी रन नहीं बना पाता तो आप कहते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन मौका मिलना चाहिए। ये बहुत बिल्कुल ठीक बात है, आपकी मैं बात से सहमत हूं कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहां ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन यह समझना कि राजनेता को कोई दर्द नहीं होता, वो चाहे दिग्विजय सिंह हो, मुल्ताई गोलीकांड हो, या फिर संतोष गौतम जी हो, चाहे उनकी पार्टी की सरकार हो तो गौतम जी को कोई तकलीफ नहीं है, ये मुझे लगता है राजनीति और राजनेताओं के साथ ज्यादती है। वो भी इंसान है, हाँ, उनकी जवाबदेही है, और जवाब जनता मांगे चुनाव में, बिल्कुल ठीक बात है। जी सिसोदिया साहब, वक्त कम है, संक्षेप में सारे जो गौतम जी ने मुद्दे उठाए उनका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, जवाब देने के लिए हम जवाबदार हैं, और मैं समझ रहा हूं कि गौतम जी ने जो बात कही उसका जवाब तो विजयवर्गीय जी दे चुके हैं। उन्होंने तो घटना वाले दिन ही जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब कोई अच्छा काम करते हैं जनता हमारा अभिनंदन करती है। इस घटना में, इस दुर्घटना में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है प्रशासनिक, कर्मचारी, अधिकारी स्तर पर, तो स्वाभाविक है जिम्मेदारी भी हम लेते हुए उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने अगले 4 दिन तक, रात दिन जो है पीड़ितों के बीच में रहकर जो सेवा करी उसको हम भूल नहीं सकते। और जैसा आपने बताया आदरणीय शरद जी साहब कि उनके व्यक्तिगत उनका पत्र भी आया है, मैंने देखा है वो पत्र की, परिवार में कोई बहुत निकट गमी होने की वजह से सार्वजनिक आयोजनों से दूर है। कि ये तो कैलाश जी का पक्ष हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि
कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते उनको जो है बातें उठाने का, मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं, कांग्रेस नहीं कह सकती किसी को कि आप बाहर जाओ या किसी को बाहर कर दो। ये ठीक है, जनता जवाब मांग रही है, जनता के बीच में हम जा भी रहे हैं, जवाब भी देंगे और समय आने पे और सारी वो बातें जनता की जो है उनको हम सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे संवेदनशीलता के साथ सभी विषयों पे, सभी मुद्दों के ऊपर और जो है ध्यान से अभी काम भी कर रहे हैं। जनता के बीच में भी इंदौर वाली घटना को लेके भी वो बहुत संवेदनशील है। आपकी पार्टी के नीति नियंताओं से एक हाथ जोड़कर मेरा भी निवेदन है कि ये जो प्रवक्ता आते हैं हमारे चैनल्स पर और तमाम दूसरे माध्यमों में, इनकी प्रतिभा को पहचाना जाए। ये आते हैं, लड़ते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप एक कोटा ही फिक्स कर दीजिए कि इतने % प्रवक्तागण जो हैं इनको संगठन में दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि ये आसान काम नहीं है और सत्ताधारी दल का प्रवक्ता होना सबसे कठिन काम है भाई साहब, ये तय मान लीजिए आप। कई बार आपको लगता है कि सत्ताधारी दल का प्रवक्ता, गौतम जी जितनी आसानी से बल्ला चला रहे हैं इस समय, ये सत्ताधारी दल में हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। और गौतम जी ने भी वो गर्वीला समय देखा है जब पार्टी लगातार सत्ता में रही है, लेकिन उस समय जो जवाब, बताइए क्या हुआ भागीरथपुरा में, जवाब दे मेरे साथी, क्यों नहीं होना चाहिए इस्तीफा, ये कड़कती बिजलियां जो सत्ताधारी दल का प्रवक्ता झेलता है साहब, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों पार्टियों को ये सोचना चाहिए, कम से कम एक 5% ही कर दीजिए, प्रवक्ताओं को जरूर अवसर दीजिए। और आप दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं, मर्यादा से झुकते नहीं हैं, कड़कते रहते हैं। बहुत शुभकामनाएं। आपका भी मनोज बहुत धन्यवाद और आगे देखिए। नमस्कार।